हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जी किसान क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के फिर से हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैव प्रक्रम में आपका तीसरा पार्ट, जिसका नाम है परिवहन। ठीक है, इसके पहले हमने दो वीडियो में आपका पहले वीडियो में पाचन तंत्र, दूसरे वीडियो में श्वसन तंत्र को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये आपका उसका तीसरा वीडियो है जिसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं? परिवहन तंत्र। इसमें आप परिवहन में परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो यही आपका है क्लास 10th का जो साइंस में चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो उसका तीसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उन दोनों चैप्टर को नहीं देखा है तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उन दोनों चैप्टर को देखकर अपने कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा देखिए क्या पढ़ना है, हमको जैव प्रक्रम में परिवहन पढ़ना है। अब परिवहन होता क्या? ठीक है, परिवहन होता क्या है? तो किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। लेकिन ये वाला परिवहन हमको किसमें पढ़ना है? जंतुओं। तो याद रखो, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसके प्रत्येक कोशिका को क्या चाहिए? भोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। और प्रत्येक कोशिका को भोजन ऑक्सीजन हम डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो उसके लिए प्रत्येक कोशिका को भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और साथ उसमें अगर कुछ उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं तो उनको वहां से हटाने के लिए हमारे शरीर में या फिर सभी जंतुओं के शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र का कार्य क्या होता है कि किसी भी कोशिका के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाना और वहां बने अपशिष्ट पदार्थ जो उसके लिए हानिकारक वस्तुओं को उसके दूर ले जाना। तो इस पूरी प्रक्रिया को जो करते हैं उसे बोलते हैं परिवहन। अब परिवहन के लिए सभी जीवों में क्या होता है? एक तंत्र पाया जाता है जिसे बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। क्या बोलता है? परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र होता है क्या? तो देखो, परिवहन आपको समझ में आ गया। परिवहन में क्या होता है? पदार्थ को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाना। अब उसके बाद आता है परिसंचरण। क्या आता है? परिसंचरण तंत्र। कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो देखिए, सभी जीवों के अंदर परिवहन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं। ये अंग मिलकर एक कार्य करते हैं, इसलिए इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र। इसमें देखिए होता क्या है? परिसंचरण तंत्र में क्या करते हैं? देखिए, यहाँ सभी कोशिका तक भोजन तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परिसंचरण का क्या होता है? यह सभी कोशिका तक भोजन तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है, साथ ही उत्सर्जित पदार्थों को भी परिवहन करता है तथा आपका जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थों को भी कोशिका से दूर ले जाता है। दूर ले दूर ले जाता मतलब अलग कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कार्य करता है वो क्या होता है? आपका परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र जो आपका होता है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। तो परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? आपका जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र यह आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो देखिए, ये आपका दो प्रकार का कौन कौन सा है? एक आपका है खुला परिसंचरण तंत्र और एक है बंद परिसंचरण। एक क्या होता है? एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो ये आपका जो खुला और बंद परिसंचरण बांटा गया है, ये आपका बांटा गया है ये किस प्रकार प्रभावित होता है। तो किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो होता है परिवहन, उसका दो प्रकार से होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब इन दोनों में आपका देखिए होता है क्या? अगर परिवहन में जो आपका होता है मुख्य रूप से, देखिए, यदि परिवहन किसके द्वारा हो? यदि परिवहन आपका क्या हो? बिना वाहिनी के हो। किसके हो? बिना वाहिनियों के हो। अगर बिना वाहिनियों को होता है मतलब किसी भी नलिका के बिना अगर परिवहन होता है उसे बोलते हैं खुला परिवहन। अब बंद परिवहन क्या होता है? देखिए, यदि क्या होता है परिवहन बंद वाहिनियों
के द्वारा हो तो इसे क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। यदि अगर देखो, अगर किसी नलिका के अंदर परिवहन होता है तो इसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, और वहीं अगर आपका क्या होता है, परिवहन तंत्र बिना नलिका के सीधे अंगों के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। अब एग्जाम्पल अब याद रखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, याद रखना, ये अधिकतर आपका कीट में होता है। किसमें होता है, कीट में। और इसमें अगर एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपका मैक्सिमम सभी में होता है, जैसे केचुआ हो गया आपका, केचुआ और कार्डेटा। कार्डेटा समझते हो ना, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं कार्डेटा। कार्डेटा इसमें मनुष्य आपका आता है, मनुष्य, गाय, भैंस आदि, मतलब जिनमें सभी में क्या होता है आपका रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, बोलते हैं कार्डेटा। तो कार्डेटा और केचुआ में पाया जाता है कौन सा, बंद परिसंचरण तंत्र। अधिकतर कीटों में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना, कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो देखो, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र अगर हम देखेंगे तो आज क्या है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। अब मनुष्य में परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मनुष्य मतलब आपके अंदर, कि आपके अंदर परिसंचरण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अवयव है या कौन कौन से पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में परिसंचरण करते हैं। तो याद रखो, मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है, इसके मुख्य जो अंग है, मुख्य अंग क्या है, देखिए मुख्य अंग आपका है हृदय, रुधिर, रुधिर मतलब होता है ब्लड, तथा रुधिर वाहिनियां, ये तीन अंग आपके मुख्य अंग है किसमें, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। देखिए, पहला मुख्य अंग क्या है, हृदय, यानी हृदय ही आपके पूरे शरीर को ब्लड पंप करके पहुंचाता है शरीर की सभी कोशिकाओं तक। और उसके बाद आपका क्या आता है, रुधिर। रुधिर देखिए, रुधिर जो होता है वही जाता है लेकर, और आपका लास्ट में रुधिर वाहिनियां, और जो ब्लड जाता है वो कुछ विशेष नलिकाओं में बहकर जाता है, उन्हें बोलते हैं रुधिर वाहिनियां। ये तीन चीजें होती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रुधिर के बारे में। किसके बारे में, रुधिर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे किसी रुधिर वाहिनियों के बारे में, फिर लास्ट में इन दोनों पढ़ने वाले किसके बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे रुधिर। रुधिर यानी इसको बोलते हैं ब्लड। चलो, ब्लड को ब्लड कलर से लिखते हैं, लाल कलर से। तो ये अब यही पहला सवाल से पूछते हैं। अच्छा बताओ, ब्लड आप जानते हो, ब्लड का मतलब जब भी आप ब्लड बोलते हैं ना, आपके दिमाग में इमेज बनता है बस वही रेड वाला, रेड कलर का ब्लड। लेकिन अब आप जानोगे कि ब्लड सिर्फ रेड कलर का नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले ब्लड होता क्या है, तो ब्लड आपका एक प्रकार का संयोजी ऊतक। देखिए, रुधिर क्या है आपका, रुधिर एक तरल, ये कैसा होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है, तरल संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक है। रुधिर कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक मतलब जो जोड़ने वाला ऊतक होते हैं, और तरल मतलब क्या है, तरल मतलब लिक्विड होता है, इसमें बहने का गुण होता है। तो ये आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। अब इसके प्रकार, तो रुधिर देखिए आपका मेनली हमारे शरीर में जो है, तो रुधिर आपको जो बना है वो दो घटकों से, कितने, दो। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर रुधिर का क्या है, प्रकार देख लेते हैं। इसका रुधिर का प्रकार लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, रुधिर का प्रकार, कि ब्लड के कितने प्रकार। तो देखिए, मुख्य रूप से ब्लड दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, दो प्रकार। कौन कौन सा, देखो, पहला आपका होता है प्लाज्मा, दूसरा आपका होता है रुधिर कणिका। क्या होता है, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिका। देखो, प्लाज्मा जो होता है यह ब्लड का, यह पूरे ब्लड का हमारे 55% भाग बनाता है। यानी हमारे शरीर में जितना ब्लड है उसका 55% भाग क्या है, प्लाज्मा। अब इसमें देखो, प्लाज्मा में क्या होता है, इसमें आपका प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल, तथा 10% कितना होता है, 10% आपका होता है, 10% कार्बनिक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। दो चीज क्या है, देखो, यानी जो आपका रुधिर है, इस रुधिर में दो चीजें हैं, एक आपका प्लाज्मा है, एक है रुधिर का। देखो, जो प्लाज्मा है पूरे रुधिर का कितना भाग बनाता है, 55%। कितना, 55% भाग।
और जो रुधिर कण क्या होती है ये कितना बनाती है, देखो अगर ये 55 बना रहा है तो ये आपका जाहिर सी बात है कितना बनाएगा, ये आपका बनाता है 45% भाग कुल रुधिर का। कुल रुधिर कितना भाग बनाता है, 45%। अब इसमें आपका जो प्लाज्मा था देखिए 55% भाग है, उसमें मुख्य रूप से देखिए 90% आपका जल ही होता है, मात्र 10% क्या होते हैं, कार्बन तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में आपका ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा ये सब आ जाते हैं। अकार्बनिक में आपका आयन आते हैं, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सभी आयन आते हैं। ठीक है, ये मिलकर हो जाते हैं प्लाज्मा। फिर आपको क्या होता है, रुधिर कणिका। अब देखिए जो रुधिर कणिका है खुद फिर से कितने भागों में बटे हैं, ये आपका बटे हैं फिर से 3 भागों। कितने भागों में, 3। तो इसमें पहला भाग जो है आपका वो है आरबीसी, दूसरा भाग है आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा भाग है प्लेटलेट। प्लेटलेट तो ये आपका क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों को समझो। अब देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीन प्रकार किसके हो गए, इस कणिका में। अब आरबीसी क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लोगों को पता है, देखिए आरबीसी फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। यस क्या लगा, लास्ट में यस लगा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और आपका एक तीसरा प्लेटलेट, तो प्लेटलेट खुद नाम है, थोड़ा सा हम नहीं, तो आपका रेड ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें आपका देखो एक होता है क्या, इसमें आपका होता है हीमोग्लोबिन नामक, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। क्या होता है, वर्णक, जो कैसा होता है, लाल रंग। कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। यानी हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसी का आपका जो आरबीसी होता है कैसे होते हैं, लाल होते हैं। लाल रंग के कारण इसका नाम रखा गया क्या, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। समझ आ गया। डब्ल्यूबीसी आपका क्या होगा, तो डब्ल्यूबीसी में किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए इसका ये आपका रंगहीन, कैसा होता है, रंगहीन। लेकिन इसका नाम रखा गया क्या, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी सफेद है लेकिन इसका कोई रंग होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक है, इसमें कोई वर्णक होता ही नहीं, इसलिए आपका क्या होगा, सिंपल से ये आपका रंगहीन सफेद, रंगहीन हल्का सफेद क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, छोटी छोटी सेल्स होते हैं, उसी कारण से क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। अब उसके बाद लास्ट में क्या है, प्लेटलेट। तो इन तीनों को देखिए, ये भी खत्म नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हम इसे डिटेल कर दे रहे हैं इधर। अच्छा एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम तीनों को डिटेल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका बना है, इसके बाद थोड़ा सा हम इसके आगे डिटेल कर दे रहे हैं, तो आप उसको बना लो, बस आगे बढ़ता है। तीनों को देख लेते हैं एक साथ। देखिए सबसे पहला आपका क्या था, पहला आपका था आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड। देखिए इसको कभी कभी सेल, कभी कभी कार्पस भी पढ़ा जाता है। इसके कार्पस भी पढ़ा जाता है और सेल्स भी पढ़ा जाता है, दोनों कंफ्यूज मत होना। इसको कार्पस भी बोलते हैं, कणिका होती है, या फिर सेल बोल देते हैं, ठीक है, दोनों होता है। अब देखो ये होता है क्या, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपका हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी इसमें आपका हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इस कारण कैसा होता है, लाल होता है, इसी कारण इसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। दूसरा बात क्या होता है, देखिए दूसरा इस देखिए इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व अधिक होता है। अधिक मतलब इसमें जो देखिए जो कोशिकाएं हैं वो कितना होती है, अधिक, लगभग जानते हैं कितना होती है, देखिए 45 से 55, 45 से 55 लाख प्रति mm क्यूब। mm क्यूब मतलब होता है मिलीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब होता है घन, यानी ये आपका एक घन मिलीमीटर में, एक घन मिलीमीटर में 45 से 50 लाख कोशिकाएं होती है। कौन, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी बात याद रखो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण लाइन, ये आपका समझ लीजिए रेड डॉटेड लाइन है, इसको आप याद रखोगे। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। कैसा होता है, अनुपस्थित
होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का मतलब इसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता। ये बात याद रखिए, बहुत जरूरी है, ये पूछा रहता है एग्जाम में कि बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कह बताइए निम्न में से किसमें केंद्रक अनुपस्थित है। अब उसमें आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और एक और भी कोशिका दे देगा, तो उसमें बताएगा, आपको पूछेगा कि कौन सा केंद्रक नहीं, तो आपको इसमें बताना होगा कि जो आरबीसी होता है उसमें कोई भी केंद्रक नहीं। उसके बाद एक लास्ट लाइन इसका है कि इसका जीवन काल, इसका जीवन काल, कि कितने जीवन काल इसका होता है, तो इसका देखिए जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। अब इसको याद रखोगे, इसका जीवन काल कितना होता है? 120। तो ये आपकी 4 बातें आरबीसी में आपको पता होनी ही चाहिए, इससे आपका क्या होता है क्वेश्चन बनता है और आपको आना चाहिए। तो ये आपका हो गया आरबीसी। अब दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है डब्ल्यूबीसी। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? व्हाइट ब्लड कार्पस। अब ये देखिए क्या होता है व्हाइट ब्लड कार्पस। तो ये आपके क्या होता है? ये आपके रंगहीन होता है। कैसे होते हैं? रंगहीन, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता। याद रखो क्या होता है ये रंगहीन हल्के सफेद कोशिका होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें आपका केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। याद रखो आप कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो पहला इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, रंगहीन सफेद आपके क्या होता है? कोशिकाएं होती है। अब ध्यान से, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये खुद आपका 5 प्रकार का, कितने प्रकार का? 5 प्रकार। लेकिन उन 5 को आपको 2 आधार बांटा गया। तो याद रखो, यह आपका देखिए, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। यह अब आप कहोगे सर पहले 5 वाले फिर बता रहे हैं। देखिए, ये आपका क्या होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा? तो देखिए, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, तो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका है देखिए कणिका में, कणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी मतलब जिसमें कण कण के समान होते हैं। तो कणिका में डब्ल्यूबीसी में आपका देखिए 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3। 1 2 3। ये जो 3 है कौन कौन से हैं? पहला देखिए होता है आपका इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। दूसरा आपका होता है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। तीसरा आपका होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं किसमें? डब्ल्यूबीसी। देखिए, डब्ल्यूबीसी आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का। तो पहला आपका होता है कणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी में 3 होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब याद रखो आप, ये पूरे डब्ल्यूबीसी के किसके? पूरे डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, उस पूरे डब्ल्यूबीसी में आपका यह जो आपका इओसिनोफिल्स होता है, यह आपका 2 से 4% होता है। बेसोफिल्स आपका जो 5 से 2% होता है, और न्यूट्रोफिल्स आपका सबसे अधिक यही होता है आपका 60 से 70%। कितना होता है? 60 से 70%। याद रखो, पूरे डब्ल्यूबीसी में आपका ये 2 से 4% होता है, 0.5 से 2% होता है, और ये आपका 60 से 70 है। सबसे अधिकतम कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स। ये किसके अंदर होता है? कणिका में। दूसरा आपका क्या होता है? देखो, दूसरा आपका होता है अकणिका में, अकणिका में डब्ल्यूबीसी। अब जो अकणिका में डब्ल्यूबीसी होता है, इसके आधार पर 2 प्रकार, कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का। देखो कौन कौन सा? इसके अंदर 2 प्रकार। एक आपका होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरा आपका होता है मोनोसाइट। दूसरा क्या होता है आपका? मोनोसाइट। अब देखिए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो जो आपका लिम्फोसाइट होता है, यह आपका 20 से 25% होता है, और ये आपका 8 से 10% होता है। तो ये आपका टोटल क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी के भाग। तो ध्यान रखो, आपको 3 कणिका में 2 क्या है? अकणिका में। टोटल 5 हुई नहीं, इसलिए आप बोले थे क्या?
5 प्रकार होते हैं, बस इनका आधार तो अलग अलग है। कणिका में पे 3 है और कणिका में पे 2, तो ये 5 आपके क्या हो गया WBC। अब एक लास्ट आपका बचा है क्या प्लेट टेस्ट, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर आपका पहला दूसरा चल रहा था तो इसको ए भी कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे गिनती में कहोगे सर एक दो चल रहा था फिर से 2 कहां से आ गया, तो उसको ए भी कर दी क्योंकि WBC। अब आपका क्या आता है, तीसरा आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट प्लेटलेट क्या होता है, तो देखिए प्लेटलेट आपका क्या होता है, यह आपका मतलब प्लेटलेट अलग प्रकार की कणिकाएं होती है, इसमें आपका मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। देखिए यह प्लाज्मा जैसा ही होता है, इसमें आपका देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटीन तथा लिपिड उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन तथा लिपिड उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया आपका, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन तथा लिपिड उपस्थित होते हैं। ये आपका क्या था प्लेटलेट्स, ये था आपका WBC। WBC में आप एक छोटा सा और चीज याद रखो, देखो इसका जीवन काल कितना था, इसका जीवन काल था 20% और इसका जीवन काल आपका होता है, इसका जीवन काल आपका होता है 3 से 4 दिन। कितना दिन, 3 से 4 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन। तब याद रखोगे कि WBC का जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन। अब प्लेटलेट, तो प्लेटलेट का जीवन काल आपका होता है 1 सप्ताह। इसका जीवन काल कितना होता है, 1 सप्ताह। इसका जीवन काल आपका होता है 1 सप्ताह। समझ आ गया। अब देखो इसका आपने घनत्व लिखा था कितना, 45 से 55 लाख। तो इसकी अपेक्षा रखो RBC की अपेक्षा जो आपका WBC होता है, ये थोड़े बड़े होते हैं। ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इनका घनत्व कम होता है। तो इनका घनत्व कितना होता है, इनका जो घनत्व है वो आपका होता है 6000 से 8000, 6000 से 8000 प्रति mm3। कितना होता है, 6000 से 8000 प्रति mm3। और आपका जो प्लेटलेट होता है, इसको भी आप याद रखोगे, ये आपका होता है 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख होता है प्रति mm3। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखो, ब्लड में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से देख लो और याद कर लो, एक एक पॉइंट समझ लो, इसके अलावा आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा। तो इसको आप नोट कर लो, हम बढ़ते हैं आगे। आपने रुधिर पढ़ लिया, अब रुधिर के बाद देखिए आता है रुधिर के कार्य। क्या आता है, रुधिर के कार्य। तो पहले रुधिर का हम कार्य देख लेंगे, फिर आपको हम बताया था रुधिर में पढ़ेंगे, रुधिर वाहिनी फिर पढ़ेंगे हृदय। देखिए रुधिर के कार्य क्या होते हैं, तो रुधिर के कार्य आपका सिंपल है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखो जो रुधिर होता है आपका यानी ब्लड, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। अब देखो कैसे करता है, तो आपने अभी इसके पहले वीडियो में देखा था शोषण में, आपने वहां देखा था कि फेफड़े के अंदर कुपिकाएं थी, उन कुपिकाओं पर रुधिर केशिकाएं थी। केशिकाओं और कुपिकाओं के बीच क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान होता है। यानी वहां से आपको देखो कुपिका से ऑक्सीजन चला गया था किसमें, केशिका में यानी ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजन चला गया था किसमें, कुपिका। तो जब ऑक्सीजन आपका गया था किसमें, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया था कुपिका में। तो ऑक्सीजन ब्लड में गया तो ब्लड उसके बाद कहाँ गया था, उसके बाद ब्लड गया था कोशिकाओं के पास। किसके पास, कोशिकाओं पर। और वहां कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया गया था, जिससे ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड लेकर आता है कहाँ, फेफड़े में। तो इस प्रकार आप देख रहे कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। दूसरा आपका क्या है, देखो दूसरा है भोज्य पदार्थों का परिवहन। अब आप बताओ, आपके शरीर में सभी शरीर में क्या कोशिकाएं हैं। अब आप खाना खा लिए, यानी भोजन जब किए तो भोजन चला गया पेट में, अब पेट में उसका पाचन हुआ। अभी बताओ आप भोजन कैसे पेट में गया ना, इस प्रकार से पेट की कोशिकाओं को मिलना चाहिए भोजन। बाकी कोशिका आपकी हाथ की कोशिका, सिर की कोशिका, और गाल की कोशिका, और पैर की कोशिका, इन सभी कोशिकाओं को भोजन कैसे मिलता है, तो इन सभी कोशिकाओं को भोजन मिलता है ब्लड से। ब्लड क्या करता है, भोजन जो पच जाता है वो चला जाता है ब्लड में, और ब्लड उसके सभी कोशिकाओं तक क्या करती है, पहुंचा देती है, यानी एक स्थान दूसरे स्थान ले जाती है और कोशिकाओं को दे देती है। इस प्रकार आपका भोज्य पदार्थों का भी परिवहन करता है कौन, ब्लड। समझ आ गया। फिर इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, ध्यान सुनो। अभी आपने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में के अपघटन से ग्लूकोज का ऑक्सीजन से बनता है। तो ये बताओ हमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है क्या, नहीं। तो ये मान लीजिए क्या एक अपशिष्ट पदार्थ है,
साथ ही जब भोजन पाचन होता है तो उसमें कुछ अलग विषैले पदार्थ जैसे अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, तो ये सभी भी हमारे लिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो इनका भी परिवहन कौन करता है, आपका ब्लड। कौन करता है, ब्लड। इसलिए ये उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन। फिर अगला पॉइंट देखो क्या है, शरीर का तापमान को नियंत्रित करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताओ, शरीर के तापमान को आपका ब्लड कैसे नियंत्रित करता है। सबसे पहले आप ये होता है कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी 37 डिग्री सेल्सियस हमारा शरीर का तापमान होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अब आप ये बताओ, गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना होता ही नहीं। तो पसीना क्यों होता है, आपको क्या लगा गर्मी लगने से हो रहा है, नहीं। हमारे शरीर का तापमान बढ़ ना जाए, यानी हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आता है, तो पसीने के रूप में कुछ पानी निकलते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की सतह ठंडा हो जाए, यानी उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे। इसलिए आपका जो ब्लड होता है ये शरीर के तापमान में नियंत्रण करता है। तो याद रखोगे आप कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर के तापमान को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। बिना ब्लड के शरीर के तापमान नियंत्रित नहीं होता। तो ये आपके क्या थे, रुधिर के कार्य थे। अब इसके बाद देखो रुधिर क्या होता है, रुधिर वाहिनियां। क्या होता है, रुधिर वाहिनी। तो अब हम देख लेते हैं क्या रुधिर वाहिनियां। तो रुधिर वाहिनियां होती क्या, तो देखो वे नलिकाएं जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है उन्हें बोलते हैं रुधिर वाहिनी। क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिनी। यानी जिनमें से रुधिर हमारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसी बोलते हैं रुधिर वाहिनियां। अब रुधिर वाहिनियां देखिए दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो। तो आपका रुधिर वाहिनियां जो है उनके प्रकार है, तो एक होता है धमनी, एक होता है सिरा। अब देखो धमनी क्या होता है, तो इसमें शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर वे वाहिनियां जिनमें ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त जो होता है उसे शुद्ध कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुद्ध बोलते हैं। तो वे वाहिनियां जिनमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है उसे बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। और सिरा क्या होता है, तो वे वाहिनियां जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है उसे क्या बोलते हैं, सिरा। यानी इसमें अशुद्ध अगर बहेगा तो सिरा होगा, अशुद्ध बहेगा तो क्या होगा। तो इस आधार पर आपको किसको बांटा गया है, रुधिर वाहिनियों को माने दो। अब देखो इन दोनों वाहिनियों का एक एक अपवाद आप क्या रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखो आपका अपवाद में इसमें क्या रहेगा, धमनी में आपका जो फुफ्फुस धमनी, कौन, फुफ्फुस धमनी, यह अपवाद, यह क्या है, अपवाद। यानी फुफ्फुस धमनी में जो होता है CO2 युक्त रक्त बहता है। तो आप याद रखोगे कि जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें CO2 युक्त रक्त होता है, जबकि अन्य धमनियों में क्या होता है, O2 युक्त रक्त होता है। इसी प्रकार सिरा में भी एक ऐसी सिरा है जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा में भी क्या होता है, आपका O2 युक्त, जबकि आप जानते हो बाकी में क्या होता है CO2 युक्त, लेकिन फुफ्फुस सिरा में आपका O2 युक्त बढ़ता है। यानी यही दोनों क्या है, अपवाद है। और ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। ये आपका था रुधिर वाहिनियों के प्रकार। तो देखिए हमने रुधिर पढ़ लिया, रुधिर के कार्य पढ़ लिया और रुधिर वाहिनियां पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, हृदय। क्या पढ़ने वाले हैं, हृदय। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम पढ़ते हैं हृदय। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं अब हृदय, यानी मानव हृदय। तो हृदय क्या होता है, मतलब किस प्रकार का होता है, इसकी संरचना को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। मानव हृदय, देखिए मानव हृदय होता है, सबसे पहले आप याद रखो कि मानव हृदय एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो उसका नाम होता है हृदय पेशी। क्या नाम होता है, हृदय पेशी। तो आप याद रखो क्या, कि जो मानव हृदय यह विशेष प्रकार की कोशिका से बना होता है, कोशिका से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे आपका हृदयी कोशिका बोलते हैं। कौन सी कोशिका बोलते हैं, हृदयी कोशिका कहते हैं। देखिए ये क्या करता है, याद रखो, यह सदैव क्या करता है, आपका पंप करता है। यानी यह आपका जीवन पर्यत्न चलता रहता है, चलता मतलब पंप करता है, पंप करता है। अब याद रखो, आप हृदय, आप जब से देखो, आप सोच रहे हो कि आपका हृदय कब से पंप कर रहा है, तो आपको पता नहीं है कि जब आप 6 महीने के हुए थे, यानी जब आप माँ के पेट में थे, आप मात्र 6 महीने के थे, तभी से आपका हृदय धड़कना शुरू कर दिया है और वो तब तक धड़केगा जब तक आप जीवित रहें। जिस दिन धड़कना वो रुक गया या धड़कना बंद कर दिया, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाए। तो याद रखो आपका हृदय
आपके मतलब जन्म से पहले, आप पृथ्वी पर आने से पहले ही आपका हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, और आप जब तक जीवित रहते हो तब तक वो लगातार धड़कता रहता है। तो हृदय आपका क्या होता है, सदैव जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी ये कभी भी रुकता नहीं। तो इस विशेष प्रकार कोशिका हृदय कोशिका हृदय पेशी बुलाया जाता है। क्या होता है, हृदय कोशिका। अच्छा, आप यहाँ पे लिखो हृदय पेशी, लिखो क्या लिखोगे, हृदय पेशी, विशेष प्रकार की पेशी जिसका क्या नाम होता है, हृदय पेशी से बना होता है। अब ये हृदय पेशी क्या होती है, ये सदैव पंप करती है किसको, ब्लड को, जो हमारे पूरे शरीर के सर्कुलेशन को बनाए। अब हृदय की हम कुछ संरचना देखें, क्या देखते हैं, हृदय की संरचना। तो ये आपका हृदय के बारे में होगा थोड़ा सा। अब हम देखते हैं हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना हम पहले कौन सी संरचना देखेंगे, तो पहले हम देखेंगे हृदय की बाह्य संरचना। क्या देखेंगे, हृदय की बाह्य संरचना। तो यहाँ पर आपको एक संरचना दिख रही है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, मानव हृदय जो होता है उसे अगर बाहर से आप देखते हैं, पहले इसकी स्थिति देख लो। तो देखो मानव हृदय जो होता है आपका वक्ष भाग, कहाँ पर, वक्ष भाग। देखो आपका मानव हृदय ये आपका जो होता है ये वक्ष भाग होता है, पीछे से क्या होता है, नीचे क्या होता है, उदर भाग। ये ऊपर वक्ष भाग होता है, नीचे उदर भाग। जो वक्ष भाग है यहाँ बीच में, देखिए आपको बताया था जो फेफड़े होते हैं, देखो आपके इस तरफ दोनों क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। इन फेफड़ों के बीच में, यहाँ पर बीच में क्या होता है, हृदय। क्या होता है, हृदय। और वहीं पर जो हृदय होता है वो आपका हृदय देखिए होता तो बीच में ही, लेकिन इसका नीचे वाला जो भाग होता है थोड़ा सा झुका होता है बाएं, किधर झुका होता है, बाएं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं क्या होता है, मेरा दिल बाएं तरफ, यानी मेरा हृदय बाएं तरफ है। अब देखो बहुत लोग एक्टिंग में करते हैं, एक्टिंग क्या करते हैं कि यहाँ गोली मारो बाएं तरफ, या फिर मेरे को तीर लगता है इधर बाएं तरफ, उनके एकदम हार्ट में। अब बाएं तरफ कहाँ लग गया, बाएं तरफ तो फेफड़ा है ना, तो फेफड़े में लग गया। हृदय आपका बीच में, लेकिन उसका थोड़ा सा जो नीचे का भाग होता है वो थोड़ा सा बाएं तरफ ज्यादा, दाहिने तरफ से थोड़ा सा ज्यादा होता है बाएं तरफ, इसलिए कहते हैं बाएं तरफ। पर एक्चुअल में हृदय बाएं तरफ है, दाहिने तरफ नहीं। तो मेरा हृदय इस तरफ है, कुछ लोगों ने मेरा हृदय इस तरफ है, ऐसा कुछ नहीं। हृदय आपका मध्य में ही होता है, लेकिन उसका नीचे वाला थोड़ा सा किधर होता है, बाएं। तो याद रखना, अब आप लोग नहीं करोगे नहीं मेरे बाएं तरफ दिल है, मेरा हृदय बाएं तरफ है, इधर तीर लग गई, गोली लग गया, ऐसा कुछ नहीं। तो अब ध्यान दो, आपको जो मानव हृदय है ये होता क्या, देखो यह सबसे पहले बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है, संरचना होती है, जो कहाँ स्थित होती है, जो आपका वक्ष भाग में, वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है, दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये आपका जो है ये देखिए ये आपका कैसा है, गुलाबी, गुलाबी लाल रंग की संरचना है, गुलाबी लाल रंग की संरचना है। देखिए होता है क्या इसमें, जिसका आकार अगर आप देखोगे, लंबाई, लंबाई इसका कितना होता है, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा, शंक्वाकार। याद रखो इसका कैसा आकार होता है, शंक्वाकार। याद रखो आपका ये शंकु के आकार का होता है, किस आकार का होता है, शंकु के आकार। यानी शंकु का मतलब क्या होता है, ऊपर से इसका मुंह आपका जो होता है वो अब ज्यादा होता है, जबकि नीचे आपका क्या होता है, कम। तो इसलिए आपको यहाँ देखो हृदय संरचना दिख रहे हो, देखिए ऊपर से क्या है, ऊपर से आपका इसका जो भाग है थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि नीचे का कम है, तो इसमें शंक्वाकार संरचना होती है। उसके बाद इसकी लंबाई हो गई, और इसका देखो जो ऊपर का जो व्यास होता है, व्यास, व्यास लगभग कितना होता है, 9 सेंटीमीटर, तथा इसका मोटाई जो होता है, मोटाई ये आपका होता है 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ बाहर से संरचना होगी किसकी, हृदय की। समझ आ गया। अब इसी प्रकार थोड़ा सा और अगर आप डिटेल करोगे तो याद रखो कि हृदय आपका दो स्तर, द्विस्तर से, कितने स्तर से, यह द्विस्तरीय संरचना से क्या होता है, घिरा होता है, घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जिसे आपका क्या कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं।
क्या कहते हैं, हृदय आवरण। तो याद रखो, हृदय आपका द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है, जिसे बोलते हैं हृदय आवरण। और इस हृदय आवरण के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हृदय द्रव्य बोलते हैं। और ये क्या करता है, हृदय को सबसे पहले नम रखता है, दूसरे से बाह्य आघातों से भी सुरक्षा करता है। ये बात भी आप याद रखोगे। ये आपका क्या है, हृदय की कुछ बाह्य संरचना थी। अब आप जानते हो कि हृदय में 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 4 कक्षक। अब उसको हम किसमें देखेंगे, हम हृदय के आंतरिक संरचना में देखेंगे एकदम अच्छे से। तो अब ये आपको क्या हो गया, हृदय का बाह्य संरचना, ये आपको फिगर दिख रहा है। अब इसको हम देखते हैं क्या, हृदय की आंतरिक संरचना। क्या देखते हैं, हृदय की आंतरिक संरचना। तो चलिए अब देखते हैं क्या, हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना क्या होती है। तो हृदय की देखो आंतरिक संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले कि हृदय आपका 4 कक्षकों, देखो इसमें आपका हृदय में क्या होते हैं, इसमें 4 कक्षक होते हैं। 4 कक्षकों, इन 4 कक्षकों में आपका होता क्या है, इसमें आपका 2 अलिंद होते हैं और क्या होता है, 2 निलय। कौन कौन सा, देखिए 2 होते हैं अलिंद, होता है निलय। तो ये आपका होता है कौन कौन से, देखो एक होता है आपका दायां अलिंद और एक होता है बायां अलिंद, बायां अलिंद। इसी प्रकार आपका क्या होता है, एक होता है दायां निलय और होता है बायां निलय। ये अब इसमें आपने फिगर देखा था, फिगर एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखिए इसमें होता है क्या, इस फिगर में आप देख रहे हो क्या कि सिंपली आप देखो कि इसमें ऊपर से क्या है, अलिंद है, नीचे क्या है, निलय। ऊपर क्या है, अलिंद और नीचे क्या है, निलय। देखो दाएं तरफ भी एक अलिंद होता है और बाएं तरफ भी एक अलिंद होता है, दाएं तरफ भी एक निलय होता है और बाएं तरफ भी एक निलय होता है। दोनों तरफ क्या होते हैं, एक एक निलय और एक एक अलिंद होते हैं। अब उसके बाद क्या करो, ध्यान से देखो इसी में कि आपका जो बाएं तरफ का अलिंद है वो बाएं तरफ के नीले से जुड़ा है, और जबकि दाएं तरफ का अलिंद दाएं तरफ के नीले से जुड़ा होता है। तो याद रखो, एक तरफ के जो आपके अलिंद और नीले होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि बाएं का दाएं में जुड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाएं का अलिंद बाएं तरफ के नीले से और दाएं तरफ का अलिंद दाएं तरफ के नीले से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 कक्षक होते हैं जिसमें हृदय में, और यही आपके चारों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरी बात देखो, आपका जो ये चारों कपाट बने ये क्या होते हैं, तो देखो दोनों आपके दोनों अलिंद अंतरालिंदी अंतरालिंदी दीवार से अलग होते हैं, अलग होते हैं। इसी प्रकार आपका दोनों जो निलय होते हैं, दोनों निलय ये भी क्या होते हैं, अंतरा निलयी दीवार से अलग होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अंतरानिलयी दीवार से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये बात भी अगर तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लिख दे रहे हैं आपको। देखो जो आपका निलय की दीवार होती है, निलय की दीवार ये मोटी होती है। दीवार कैसी होती है, मोटी होती है, किसकी अपेक्षा, अलिंद की दीवार से, अलिंद की दीवार से। तो आप याद रखोगे कि अलिंद की दीवार से जो निलय की दीवार होती है वो मोटी होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। आंतरिक संरचना में थोड़ा सा और आप बातें जान लीजिए, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए इसी के बाद थोड़ा सा यहाँ से और देख लीजिए। आंतरिक संरचना में देखिए जो आपका दाएं तरफ का अलिंद, किधर का, दाएं, या फिर ऐसा लिखो दाया अलिंद, दाया अलिंद दाएं निलय से, दाएं निलय से त्रिवलनी कपाट, किससे, त्रिवलनी कपाट, या इसी को ट्राइक क्या बोलते हैं, ट्राइक ट्राइक
ट्राइकप्सिड, ये नाम भी बुलाया जाता है। तो आप याद रखोगे ट्राइकप्सिड या फिर त्रिवलनीय कपाट। एंड त्रिवलनीय कपाट या ट्राइकप्सिड से क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी आपका जो ऊपर क्या होता है, अलिंद होता है, दायां अलिंद जो है आपका, वो दाएं नीले से त्रिवलनीय कपाट द्वारा जुड़ा होता है। ये कपाट क्या करते हैं, देखो ये कपाट ब्लड को अलिंद से नीले में तो आने देते हैं, लेकिन वापस नीले से अलिंद में नहीं जाने देते। तो ये आपके इस प्रकार के कपाट होते हैं। चलो देखिए होता क्या, जैसे यहाँ पर आपका ये कपाट है, इसमें इस प्रकार के कपाट लगे होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे अब क्या हो गया, ये आपका मान लो नीले अलिंद हो गया, क्या हो गया, अलिंद। अब आपका हो गया नीला। तो अब देखो अलिंद से इसमें ब्लड जब आएगा तो इसको ये खुल जाएगा, आएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो नहीं, इसको जाने नहीं देगा, रोक देगा। तो इस प्रकार के कपाट, तीन कपाट पाए जाते हैं, किसमें, दाएं अलिंद और दाएं नीले के। इसी प्रकार आपका, इसको इरेज करते हैं, इसी प्रकार आपका जो होता है कौन कौन, देखो इसी प्रकार आपका जो होता है बायां अलिंद और बायां नीले, बायां अलिंद बाएं नीले से, बाएं नीले से क्या होता है, यहाँ पर देखो सिर्फ द्विवलनीय कपाट, द्विवलनीय कपाट, या इसको बोलते हैं मिट्रल कपाट। क्या बोलते हैं, मिट्रल कपाट, याद रखोगे। द्विवलनीय कपाट क्या बोलते हैं, मिट्रल कपाट, या डाइकप्सिड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डाइकप्सिड। तो द्विवलनीय कपाट डाइकप्सिड यही बोलते हैं। मिट्रल कपाट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो याद रखोगे जो आपका बायां, कौन वाला, बायां अलिंद बाएं नीले से द्विवलनीय कपाट द्वारा जुड़े होते हैं। और वही कपाट का संरचना वैसे होता है कि वो अलिंद से नीले में तो ब्लड पाया जाता है, लेकिन नीले से फिर अलिंद में वापस नहीं जाने। ये दोनों चीज समझ आए। इसी बाद एक तीसरा पॉइंट क्या है, देखो आपका महाधमनी जो होती है, महाधमनी आकर खुलती है किसमें, महाधमनी आकर खुलती है बाएं नीले से। याद रखो आपको जो महाधमनी होती है वो किससे जुड़ी होती है, बाएं नीले से। और आपका जो महाशिरा होती है, महाशिरा, अब याद रखो जो महाशिरा है दो है, एक है अग्र महाशिरा और एक है पश्च महाशिरा। ये दोनों आकर किसमें खुलती हैं, दोनों आकर खुलती हैं दाएं नील अलिंद में, किसमें, दाएं अलिंद में। तो याद रखोगे आप ये दोनों बातें कि जो पश्च सिरा है, महाशिरा है, उसमें दो, एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा, दोनों महाशिरा आगे कहाँ खुलती है, दाएं अलिंद में। यानी याद रखो कि पूरे आपका हृदय में जो ब्लड आता है, पूरे शरीर से जो ब्लड आता है वो किसमें आता है, सबसे पहले दाएं अलिंद, किसमें आता है, दाएं अलिंद। क्योंकि जो महाशिराएं हैं इनमें क्या होता है, CO2 युक्त रक्त होता है, जो आता है किसमें, ब्लड। अभी आपको क्रियाविधि समझाएंगे तो समझाएंगे, बस इतना आप याद रखो कि महाशिरा से जो आता है वो दाएं अलिंद में आता है, जबकि जो कि महाधमनी किससे होती है, बाएं नीले से। समझ आ गया, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्या, परिसंचरण की क्रियाविधि, मानव में परिसंचरण की क्रियाविधि। ये आपका हृदय था, हृदय का आकार, रंग, रूप जो भी था सब संरचना हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मानव में परिसंचरण तंत्र का क्रियाविधि। तो जल्दी से नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं क्रियाविधि। चलिए अब हम देख लेते हैं मानव हृदय में क्रियाविधि, यानी किस प्रकार मानव हृदय हमारा कार्य करता है। तो क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं मानव हृदय की क्रिया, मानव हृदय की क्या क्रियाविधि होती है। तो आप पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में देखो आपको हम एक एक चीज समझाएंगे, देख बताएंगे, और इस फिगर को ध्यान से देखते रहो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले होता है, यानी आपने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सिराओं में बहता है और ऑक्सीजन युक्त ब्लड किसमें होता है, धमनियों। ठीक है, आपको आज भी आपको बताएंगे। अब इसमें क्या होता है कि देखो हमारे शरीर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है वो आपका सिराओं द्वारा पहुंचता है हृदय, किसे पहुंचता है, हृदय। तो देखो आपका यहाँ पर एक छोटा सा हृदय हम बना दें ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। चलो देख लो, चाहे हृदय बना दे। चलिए अब देखिए यहाँ पे हृदय आपका बन गया। अब इस हृदय को आपको ध्यान देखना है। देखो सबसे पहले आपका ये कौन सा है, ये आपका है महाशिरा। ये क्या है, महाशिरा। तो याद रखो हृदय की क्रियाविधि में सबसे पहले आपके पूरे शरीर से जो आपका CO2 युक्त रक्त होता है, कौन सा, CO2 युक्त रक्त, वो आता है किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा आता है। किसमें आता है, तो आप याद रखोगे आपका आता है दाएं
अलिंद में, किसमें आता है, दाएं अलिंद में। यानी आपके पूरे शरीर से CO2 रक्त किसमें आता है, दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद में आता है, देखो अब दाएं अलिंद से यहाँ त्रिवलनी कपाट, क्या है, त्रिवलनी कपाट। इन त्रिवलनी कपाट से आपका त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट से फिर ये यहाँ से छनक जाता है इसमें, ये कौन सा रक्त है, CO2। CO2 रक्त अभी किसमें आ गया, देखिए ये आपका है दाया निलय, तो किसमें चला गया, दाएं निलय। तो आपका CO2 रक्त आ जाता है किसमें, दाएं निलय। अब यहाँ की जो निलय होता है इसको पंप कर देता है, क्या कर देता है, पंप कर देता है। तो देखिए ये अब CO2 रक्त एक नलिका द्वारा कहा जाता है फेफड़े में, और जिस नलिका द्वारा जाता है इस नलिका का नाम होता है, देखिए इसका, इस नलिका द्वारा आपको कहा जाता है फेफड़े में। देखो थोड़ा सा आपको हम दिखा दे रहे हैं, इससे पंप होने के बाद ये आपका इस नलिका में CO2 युक्त जाता है, कौन सा युक्त, CO2 युक्त जाता है। और ये कहाँ जाता है, तो ये आप याद रखो, ये कहाँ जाता है आपका, चलिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये आपका जा रहा है फेफड़े में, कहाँ जा रहा है, फेफड़े में। तो फेफड़े में जा रहा है और इसी का नाम है क्या, तो आप याद रखोगे इसी का नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी। देखो फुफ्फुस धमनी में आपका CO2 की तरफ जा रहा है नहीं, ये आपको बताया है ना कि फुफ्फुस धमनी जिसका नाम होता है उसमें CO2 युक्त रक्त जाता है। तो याद रखो इस दाएं निलय से किसमें आता है आपका, चला जाता है फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाता है, फेफड़े में। फेफड़े में जाता है, आपको पता है फेफड़े में जाकर वहां का वायरस चलाता है किसमें, कुपिका में, और कुपिका से चलाता है ब्लड में। इस प्रकार वहां क्या होता है, गैस विनिमय हो जाता है। फिर विनिमय के बाद, विनिमय के बाद देखो अच्छा आपको यहाँ पे विजुलाइज करा देना, ठीक है। ये आपका कहा गया, मान लो यहाँ पर आपका क्या है, फेफड़ा है, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए आप, यहाँ पे क्या था, फेफड़ा था। अब इस फेफड़े से फिर आपका क्या होता है, देखो फिर फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त, कौन सा, ऑक्सीजन युक्त रक्त, इसको रेड कलर से ताकि आपको समझ आए। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आता है, इस नली के द्वारा आता है, किसमें आता है, तो देखो इसका नाम है आपका बायां अलिंद। और किसके द्वारा याद आ रहा है, तो याद रखो इसी का नाम होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा। ये दोनों यहीं पर अपवाद हैं, आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसके लिए अपवाद नहीं, आपको बताया था धमनी और सिरा के लिए अपवाद। तो देखो फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में जाता है CO2 युक्त रक्त, और फुफ्फुस सिरा से आता है किसमें, हृदय में आपका O2 युक्त रक्त। तो O2 युक्त रक्त किसमें आ रहा है, फुफ्फुस सिरा के द्वारा है, किसमें आता है आपका, बाएं अलिंद। अब बाएं अलिंद में आपको पता है आने के बाद देखो यहाँ आ गया, यहाँ से फिर क्या करता है आपका, बाएं अलिंद से द्विवलनी कपाट द्वारा, देखो आपका O2 युक्त, कौन सा, O2 युक्त, इसका नाम है द्विवलनी कपाट। क्या नाम है, द्विवलनी कपाट। तो द्विवलनी कपाट द्वारा ऑक्सीजन कहाँ चला है, ऑक्सीजन ब्लड चलाया गया किसमें, नीचे, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका बायां निलय। क्या नाम है, बायां निलय। अब इस बायां निलय में आ गया कौन, O2 युक्त रक्त। और आप यहाँ से फिर क्या करता है, फिर इसको हृदय क्या करता है, पंप कर देता है। तो जब यहाँ से पंप होता है तो देखिए ये आपका निकल जाता है कहाँ से, इस नलिका के द्वारा बाहर चला जाता है, इसका नाम है O2। क्या नाम है, O2। यानी O2 से होकर चला जाता है, आई मीन देखो यहाँ से क्या होता है, बायां निलय जो होता है वो पंप कर देता है, किसको पंप करता है, ब्लड को। तो ये आपका ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है इस नलिका के द्वारा चलाता है पूरे शरीर में, इसका नाम है महाधमनी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है महाधमनी। तो महाधमनी के द्वारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड शरीर के सभी हिस्सों में चला जाता है। तो ये आपका पूरा था हृदय की क्रिया, किसकी क्रिया थी, हृदय की क्रिया। अब इसको आप फिर से एक बार ध्यान से समझो, एक एक बात को समझो। देखो सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आता है किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा, किसमें आता है, दाएं अलिंद, किसमें आता है, दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद में आता है, फिर यहाँ से त्रिवलनी कपाट द्वारा कहाँ चलाता है, आपका दाएं निलय। अब दाएं निलय में आने के बाद यहाँ से फिर दाएं निलय को पंप कर देता है। तो पंप होने के बाद किसके द्वारा चलाता है, देखो ये आपको चलाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा चलाता है, किसमें, फेफड़े में। और फिर फेफड़े में वहां जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय होता है। फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड फुफ्फुस सिरा द्वारा आता है किसमें, हृदय के बाएं अलिंद में। किसमें आता है, हृदय के बाएं अलिंद में। अब हृदय के बाएं अलिंद में आता है कौन, फुफ्फुस सिरा द्वारा O2 युक्त ब्लड। फिर यहाँ से बाएं अलिंद से आपका बाएं निलय में द्विवलनी कपाट द्वारा, देखो इसका क्या नाम है, द्विवलनी कपाट, यानी द्विवलनी कपाट द्वारा चलाता है किसमें, बाएं निलय में, कौन चलाता है, ब्लड। फिर यहाँ से बाएं निलय को फिर पंप करता है। तो ये आपका महाधमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला जाता है, और कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन।
तो इस प्रकार आपका हृदय पूरा कार्य करता है। अब आप समझ आ गया, एकदम इतना सी बात देख लो। अब इसके बाद आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर, तो देखो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये ब्लड आपका जो है वह हृदय में कितनी बार आया। देखो आपका जो रुधिर है हृदय में 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार आया। इसलिए याद रखो, इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्यों दोहरा परिसंचरण तंत्र है? क्योंकि इस परिसंचरण तंत्र में हृदय में आपका ब्लड 2 बार आया तब जाके बाहर विभिन्न अंगों में गया, इसलिए इसको क्या है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो मानव हृदय की क्रियाविधि आपका दोहरा परिसंचरण होता है। तो आपसे चाहे मानव हृदय की क्रियाविधि पूछे या दोहरा परिसंचरण तंत्र पूछे, आपको दोनों में यही कहानी को अच्छे से समझाना है। समझ आ गया? अब इसमें इसी फिगर को आप बना लो अच्छे से और उसको नोट कर लो, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बस ये आपको रखना है कि कहाँ से कहाँ जाता है और किस प्रकार का ब्लड जाता है। बस आपको नाम याद रखो, और ये आप भूलना नहीं, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो इसको आप नोट करो। तो आपने इसे नोट कर लिया। इसके बाद देखिए एक चीज और है कि हम देख लें कि आपका जो ब्लड होता है, यहाँ देखो कि महाशिरा द्वारा आपका ब्लड आता है धमनी द्वारा जाता है। अच्छा, तो महाधमनी द्वारा गया तो फिर वो महाशिरा में कैसे आता है? और ब्लड यहाँ से चला गया, फिर इसमें आता कैसे? वहां से टर्निंग कैसे होती है? यानी धमनी और शिरा के बीच संबंध क्या होता है, किस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो उसको आपको समझना है। देखो उसको समझने के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा फिगर है, इस फिगर को देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर आप एक फिगर देखो, इस टाइम में क्या है? धमनी। क्या है? धमनी। ध्यान देखो क्या है, पहले क्या है आपकी धमनी। अब देखिए धमनी आगे चलकर सार्थिक हो जाती है किसमें? धमनिका। किसमें? धमनिका। ध्यान देखो धमनिया क्या हो, जब सार्थिक हो जाती है पतली पतली शाखाओं बढ़ जाती है, उनको कहा जाता है धमनिका। ये धमनिका आगे चलकर और शाखित हो जाती है, एकदम पतली पतली महीन जाल के समान संरचना बना देती है। तो इनको क्या कहता है? इनको कहा जाता है केशिका। क्या कहा जाता है? केशिका। रुधिर केशिका। अब ध्यान देखो ये केशिका आगे जाकर ऊतकों और कोशिकाओं पर विभाजित हो जाती है, वहां से इनका गैसों का विनिमय होता है। गैसों का मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? विनिमय होता है। उसके बाद फिर ये केशिका आगे चल के क्या होती है? देखिए फिर से मिलना शुरू हो गई। क्या हो गए? मिलना शुरू हो गए। नहीं, ये फिर से जब मिलना शुरू होती है तो मिलकर थोड़ी मोटी हो जाती है, तो फिर से किसका निर्माण कर देती है? तो ये अब निर्माण करती है आपका, मिलकर निर्माण करती है सिरिका का। किसका? सिरिका। किसका निर्माण करती है? सिरिका का। अब ये सिरका फिर आगे चलकर और मिलती है और मिलकर क्या बना देती है? आपका सिरा बना देती है। क्या बना देती है? सिरा। तो इस प्रकार आप याद रखोगे कि धमनी से सिरा तक का सफर यही होता है। सबसे पहले धमनियां बढ़ती है, धमनिकाएं बनाती है, ये धमनिकाएं और शाखित हो जाती है, एकदम पतले के महीन रुधिर नलिकाओं को बढ़ जाती है, इनको बुलाता है क्या? केशिका। ये केशिका फिर से आगे चलकर जुड़ जाती है, जिसे बनता है सिरिकाएं, और ये सिरिकाएं फिर आगे चलकर बनाते हैं, क्या बनाती है? सिरा। तो इस प्रकार आपका क्या होता है? धमनी और सिरा से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड धमनी से जा ही रहा है और महाशिरा से आ रहा है, अब कहाँ से आ रहा है? वो कहीं ना कहीं तो जुड़ा होगा ना एक दूसरे से, बिना जुड़े थोड़ी आएगा आपके ब्लड में। ऐसा थोड़ी है कि आपको पूरे शरीर में ब्लड कहीं बन रहा है, कहीं खत्म हो रहा है, कि यहाँ से गया ऑक्सीजन दिया खत्म हो गया, फिर सिरा में पैदा हो गया आ गया, ऐसा होता नहीं। तो इसको आप समझ जाओ कि यहाँ से इस प्रकार जाता है और यही होता है। इस फिगर को भी बना लो, ये आपका दोनों फिगर जरूरी है, तो इसको बना लो। आपका ये हृदय खत्म हो गया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा है, जिसका नाम है देखिए हृदय। मानव शरीर में हृदय परिसंचरण का एक और परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको बोला जाता है लसिका परिसंचरण तंत्र। क्या बोला जाता है? लसिका परिसंचरण तंत्र। अब ये क्या होता है? तो देखो जो लसिका परिसंचरण होता है ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है। इसमें होता क्या है? लसिका वाहिनियां होती हैं और लसिका होता है, ये आपस में ज्यादा मिल होते हैं। अब लसिका क्या होता है? तो देखो आपकी जो लसिका होती है, लसिका आपका यह रुधिर प्लाज्मा का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? रुधिर प्लाज्मा का ही भाग होता है। रुधिर प्लाज्मा का ही भाग होता है जो किसमें प्रवाहित होता है? जो आपका लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है। लसिका वाहिनियों में
प्रवाहित होता है। किसमें प्रवाहित होता है? लसिका वाहिनियों में। तो आप याद रखो लसिका क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ ही होता है। ये हमारे प्लाज्मा के जैसा ही होता है, प्लाज्मा का ही अंश होता है, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसमें प्रोटीन की थोड़ा मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए होता है लसिका। ये विशेष प्रकार की वाहिनियों में आता है, उन वाहिनी क्या कहते हैं? लसिका वाहिनियां। तो याद रखो वे वाहिनियां जिनमें आपका लसिका प्रवाहित होता है क्या होते हैं? लसिका वाहिनियां। ये भी आपसे पूछा जाता है कि लसिका वाहिनियां क्या, तो आप क्या लिखोगे? लसिका वाहिनी। लसिका वाहिनी क्या होती है? देखिए वे वाहिनियां जिनमें लसिका प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं? लसिका वाहिनी। वे वाहिनी जिनमें लसिका प्रवाहित होती उसे क्या कहते हैं? लसिका वाहिनियां। तो लसिका वाहिनियां देखिए हमारे शरीर में सभी अंगों में क्या होती है? व्याप्त होती है। व्याप्त मतलब फैली होती है। जिस प्रकार रुधिर किस क्या फैली होती है? रुधिर वाहिनियां फैली होती है, उसी प्रकार लसिका वाहिनियां हमारे शरीर के सभी अंगों तक फैली होती है। इनमें क्या होता है? लसिका। अब ये जो लसिका वाहिनियां है, ये लसिका वाहिनियां कहीं कहीं क्या होती है? इकट्ठा होकर क्या बना देती है? कुछ अलग तरह की संरचना होती है जिनको बोलते हैं लसिका गांठें। क्या बोलते हैं? लसिका गांठ। अब देखिए लसिका गांठ क्या होता है? कहीं कहीं पर, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं पर लसिका वाहिनी क्या होती है? बहुत ज्यादा मॉडिफाई मतलब परिवर्तित हो जाती है थोड़ा सा, और बना देती है क्या? लसिका गांठ। तो याद रखो कुछ स्थानों पर लसिका वाहिनी लसिका गांठों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लसिका गांठों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लसिका गांठों का। तो याद रखो लसिका गांठें क्या होती है? लसिका गांठों में होता क्या है कि ये वाहिनियां जो होती है कहीं कहीं तो मुड़ जाती है, थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है। देखो एक समय होता है क्या, इस प्रकार की वाहिनियां होती है। कैसे? देखो ये लसिका वाहिनियां है, ये आगे चल के क्या होती है? कुछ इस प्रकार की संरचना बनाती है। इस प्रकार देखिए इसी बोलते हैं लसिका गांठ। क्या बोलते हैं? लसिका गांठ। तो यहाँ बीच में क्या होता है? लसिका गांठें बना देती है, और ये आपकी लसिका वाहिनी है, और इसमें जो प्रवाहित तरल होता है क्या होता है? लसिका। तो इस प्रकार का परिसंचरण हमारे शरीर में पाया जाता है। तो यही आपका था क्या? लसिका और लसिका परिसंचरण। समझ आ गया? तो ये आपका टोटल हृदय खत्म हो गया, मानव हृदय। अब परिवहन तंत्र आपका टोटल खत्म हो गया, किसमें? जैव प्रक्रम। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लिए हैं। अब आपको इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है उत्सर्जन।